आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्रिया। तो यह व्याकरण सुधा पाठ्य पुस्तक है जो कि हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है और पाठ 13 है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि क्रिया होता क्या है। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या होता है, वो क्रिया होता है। जैसे वर्षा हो रही है तो वर्षा हो रही है, नदी बह रही है तो नदी बह रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है तो यहाँ पर पढ़ा रही है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई क्रिया कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई कार्य हो रहा है। तो इसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ पर किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्रिया। तो इसी प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं, किसी कार्य के करने या होने के बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो समझ में आ गया क्रिया क्या होती है। तो जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं या कोई कार्य हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिया। अब देखिए क्रिया, देखिए संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं, धातु। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा पी गा जा आ रख चढ़ पकड़। तो जब हम इसमें ना उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि ना जो है वो प्रत्यय लग जाता है तो उसके क्या हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। तो वो क्या हो जाता है, खाना पीना। तो इसमें हम ना जोड़ देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, खाना पीना जाना गाना। तो उससे क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, वो कर्ता से होता है, क्योंकि जो क्रिया करेगा वही तो कर्ता कहलाएगा। तो देखिए उदाहरण, जैसे मनोज ने ताजमहल देखा। तो ताजमहल किसने देखा, मनोज ने देखा। इसमें मनोज क्या है, करता है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्म, यानी कि जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कर्म। जैसे सरताज स्कूटर चला रहा है। तो स्कूटर कौन चला रहा है, सरताज चला रहा है। और क्या चला रहा है, तो स्कूटर चला रहा है। तो स्कूटर क्या हो गया, यहाँ पर स्कूटर हो गया कर्म। तो इस वाक्य में चला रहा है क्रिया का प्रभाव स्कूटर कर्म पर पड़ रहा है। तो जो चल रहा है वो क्या है, वो है स्कूटर। तो इसलिए कर्म क्या है यहाँ पर, स्कूटर। अब देखिए क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहले कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, पहले अकर्मक क्रिया होती है। तो जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है वे क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं हमारी अकर्मक क्रियाएं। जैसे दादाजी सांस खांस रहे हैं, बच्चा रो रहा है, शेर दहाड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्रिया कैसे हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो समझ में आ गया। तो जहाँ पे कर्म नहीं जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो ये कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है, दौड़ना भागना हंसना रोना जागना सोना अकड़ना उछलना। यानी कि इनमें कहीं पर भी कर्म का साथ नहीं होता है, ये स्वयं ही की जाती है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, अकर्मक क्रियाएं। अब है सकर्मक क्रियाएं। तो जिन क्रियाओं किसका कर्म अनिवार्य होता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे रोहित पाठशाला चला गया, नंदनी मेहनत करती है, शेर ने हिरण को मार दिया। तो यहाँ पर क्या है, पाठशाला, यानी कि वो कहाँ गया है, पाठशाला। तो कर्म जुड़ा हुआ है। नंदनी कैसी है, मेहनती है, तो मेहनत करती है, तो मेहनत क्या है, कर्म है। और शेर ने हिरण को मार दिया, तो हिरण क्या हो गया, हिरण कर्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कर्म जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्रिया क्या हो गई है, क्रिया हो गई है सकर्मक। देखो अब सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले जानते हैं एक कर्मक क्रिया क्या होती है। तो जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है वो एक कर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे बच्चा केला खाता है, विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में केला और हिंदी एक कर्म का उल्लेख किया गया है, अतः ये क्या है, ये सभी हैं एक कर्मक क्रिया। तो बच्चा केला खाता है, यानी कि एक ही कर्म है, दो कर्म नहीं जुड़े हुए हैं, तो क्रिया क्या हो जाएगी, एक कर्मक हो जाएगी। अब है द्विकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे माँ बच्चे को केला खिलाती है। तो यहाँ पे माँ किसको केला खिलाती है, बच्चे को। तो क्रिया के साथ बच्चा भी जुड़ गया है, तो यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया हो गई द्विकर्मक। अध्यापिका विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाती है। तो अध्यापिका किनको पढ़ाती है, विद्यार्थियों को पढ़ाती है। और क्या पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है। तो क्रिया क्या हो गई है, ये हो गई है हमारी द्विकर्मक क्रिया। तो उपयुक्त वाक्यों में खिलाती है, पढ़ाती है क्रियाओं का प्रभाव दो कर्मों अर्थात बच्चों और केला
तथा विद्यार्थी और हिंदी पर पढ़ रहा है। तो अतः ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए नीरज सो रहा है, तो यहाँ पे क्या सो रहा है, तो नीरज। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चल रहा है ना, तो ये क्रिया हो जाएगी अकर्मक। स्वाति कविता पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है, तो कविता पढ़ती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी क्रिया सकर्मक, यानी पे जहाँ पर कर्म जुड़ा हुआ है। नीरज सो रहा है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन स्वाति कविता पढ़ रही है, तो कविता क्या हो गया, कर्म है, यानी कि किसी पे प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। तो समझ में आया अकर्मक और सकर्मक में क्या अंतर होता है, यही दोनों में अंतर होता है। अब है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए सामान्य क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सामान्य क्रिया। जैसे मानस ने खाना खाया, शैलजा बाजार गई, तो यहाँ पे क्या है, सामान्य क्रिया हो रही है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गई है, ये हो गई हमारी सामान्य क्रिया। अब है संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने कार्य कर लिया, वह खाना खा चुका, तो यहाँ पे क्या है, 2 क्रियाएं एक साथ जुड़ी हैं, तो इसलिए क्या हो गई हैं, ये हो गई हैं हमारी संयुक्त क्रिया। तो उपयुक्त वाक्यों में एक सामान्य क्रिया का प्रयोग न कर 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, किंतु कार्य एक ही हो रहा है, यानी कि कार्य पूर्ण हो रहा है, तो इसलिए क्या कहलाती है, संयुक्त क्रियाएं। अब है नाम धातु क्रिया। तो इन क्रियाओं के मूल में न जोड़कर संज्ञा, न होकर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी क्रियाएं होती हैं। अतः संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे 2 नेता खड़े बतिया रहे हैं, सोहन आम दिखाकर ललचा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बतिया रहे हैं, ललचा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, बतियाना और ललचाना, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो जब हम संज्ञा शब्द से विशेषता बनाते हैं तो क्या हो जाती है, वहाँ पर हो जाती है नाम धातु क्रियाएं। अब है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया मुख्य रूप से पूर्व घटित होने वाली क्रिया यानी कि पूर्व क्रिया कहलाती है। जैसे कार्तिक पढ़कर सो गया, तो पूर्वकालिक क्या है, पढ़कर, और फिर उसके बाद उसने क्या कार्य किया है, सो गया है, तो मुख्य क्रिया क्या हो गई, सो गया, और पढ़कर क्या है, पूर्वकालिक। दादी जी रोज नहाकर पूजा करती हैं, तो दादी जी क्या करती है, नहाकर पूजा करती हैं, यानी कि तो पूर्वकालिक क्या हो गई है, नहाकर, और क्या करती हैं, पूजा करती है, तो मुख्य क्रिया है हमारी पूजा करना। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके बल्कि किसी अन्य से कार्य करवाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राम ने हरि से पत्र लिखवाया, तो राम ने किसके द्वारा क्रिया करवाई है, हरि के द्वारा करवाई है। माँ नौकर से बच्चे को सुलवाती है, जो जब हम क्रिया किसी और के द्वारा करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है। जैसे जोकर लोगों को खेल दिखाता है, तो यहाँ पर क्या है, खेल कौन दिखाता है, जोकर। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, तो ये क्या हो गई है, ये हो गई है हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि काम करता है, स्वयं करवा रहा है। अब देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य से कार्य करवाता है। जैसे जोकर तोते से खेल दिखवाता है, यानी कि किससे खेल दिखवा रहा है, तोते से दिखवा रहा है, स्वयं नहीं दिखवा रहा है। माँ नौकरानी से बच्चे को खाना खिलवाती है, यानी कि जब हम किसी और के द्वारा करवा रहे हैं वहाँ पर क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण देखिए, यहाँ पर हैं। मूल सकर्मक धातुओं में आ या ला जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक और वा या लवा जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। तो समझ में आए, चलिए। तो यहाँ पर जो है मूल सकर्मक क्रिया, उसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो करना क्या हो गया, मूल सकर्मक क्रिया, कराना और करवाना। देखना मूल हो गया है, प्रथम क्या है, दिखाना, और द्वितीय क्या है, दिखवाना। बोलना मूल हो गया है, बुलाना या बुलवाना प्रथम और द्वितीय। चलना मूल सकर्मक क्रिया, पढ़ाना पढ़वाना, या चलाना या चलवाना, तो ये क्या हो गया, प्रथम और द्वितीय। पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, रोना रुलाना रुलवाना, हंसना हंसाना हंसवाना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, मूल क्रिया अलग हो गई और जो हम प्रथम और द्वितीय करवाते हैं वो इस प्रकार से होती है। अब देखिए सहायक क्रिया। तो वाक्य में मूल क्रिया के अतिरिक्त अन्य कुछ क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं घर गया था,
पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी सहायक क्रियाएं। तो इन वाक्यों में गया और पढ़कर मूल क्रियाएं हैं, था और रहे उनके साथ प्रयुक्त हुए हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी सहायक क्रियाएं। तो मूल क्रिया के अतिरिक्त प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जब हम मूल क्रियाओं के अलावा से क्रियाएं प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं सहायक क्रियाएं। तो इस प्रकार जी बच्चों समझ में आया आपको। तो इसमें हमने आज क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया क्रिया, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। तो इन सब के भेदों के विषय में पढ़ा। तो आशा करती हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको और भी पाठ ऐसे ही प्राप्त होते रहें।